हेलो प्यारे साथियों, आज हम बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह कहां से शुरू होता है, कहां तक आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह किन किन क्षेत्रों में प्रभावी होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण जो भी हमारे बिंदु बनते हैं ना उन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि भारत में यह मानसून जो प्रवेश वह कहाँ से करता है। क्या जो हमारा बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। यानी भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना यह अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ना वहाँ से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? तो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ना वहाँ से यह भारत के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद है यह मानसून सर्वप्रथम 25 से 30 मई के मध्य प्रवेश करता है। यानी यह जो मानसून है यह मानसून 25 से लेकर के कब से लेकर के 25 से लेकर 30 मई के मध्य प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है यह मानसून? तो यह मानसून 25 से लेकर 30 मई के मध्य में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है? भारत के अंदर प्रवेश करता है। कब करता है? 25 से लेकर 30 मई को प्रवेश करता है। उसके बाद है जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है इससे जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा यानी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है। यानी पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो हमारे पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना वह मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह कौन सा है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना होगा कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है ना वह मासीनराम क्या मासीनराम और चेरापूंजी है। कौन सा है? चेरापूंजी। कौन सा हो गया? चेरापूंजी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है भारतीय मानसून का इंजन तिब्बत का पठार कहलाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा भारतीय मानसून है, क्या जो हमारा भारतीय मानसून है तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? क्या जो भारतीय मानसून है तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे कि जो भारतीय मानसून है, क्या जो भारतीय मानसून है तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा ना वह हो जाएगा तिब्बत का पठार। क्या हो गया? तिब्बत का पठार। यानी तिब्बत के पठार को भारतीय मानसून का क्या इंजन कहा जाता है? यानी तिब्बत के पठार को भारतीय मानसून का किसका? भारतीय मानसून का इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजन कहा जाता है। उसके बाद आगे अरब सागर शाखा। कौन सी शाखा? यानी अरब सागर शाखा। क्या हो गया? अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी शाखा? एक तो होगी अरब सागर की शाखा और एक हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह दोनों आपस में क्या अरब सागर क्या हो गया? अरब सागर की शाखा और जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है वह दोनों आपस में पंजाब एवं हरियाणा कहाँ पर
पंजाब और हरियाणा में मिलकर क्या पंजाब और हरियाणा में मिलकर धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है कि अरब सागर शाखा, कौन सी शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, कौन सी शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों आपस में मिलकर क्या, दोनों आपस में मिलकर पंजाब और हरियाणा में क्या, पंजाब और हरियाणा में मिलकर धर्मशाला में भारी वर्षा करती है, जो यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। धर्मशाला कहाँ है, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम झालावाड़ ज़िले में प्रवेश करती है। यानी जो बंगाल की खाड़ी शाखा है क्या, जो बंगाल की जो खाड़ी शाखा है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम झालावाड़ ज़िले में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है, झालावाड़ ज़िले में प्रवेश करती है। तो हमने यह जाना बंगाल की खाड़ी शाखा जो सर्वप्रथम है ना, वह झालावाड़ ज़िले में प्रवेश करती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि राज्य में वर्षा की मात्रा क्या, राज्य में वर्षा की जो मात्रा है वह बढ़ती है। यानी राज्य के अंदर जो वर्षा की मात्रा है ना वह बढ़ती है, जैसे कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यानी राज्य के अंदर जो वर्षा की मात्रा है ना वह उत्तर पश्चिम से लेकर जो दक्षिण पूर्व है ना उसकी ओर बढ़ती है। उत्तर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम से लेकर के जो दक्षिण पूर्व की ओर जो है ना वह बढ़ती है। उसी के बाद राज्य में वर्षा दिनों की संख्या बढ़ती है। यानी राज्य के अंदर जो वर्षा दिन है ना तो उनकी भी संख्या बढ़ती है। वह कब बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। कहाँ से, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। उसके बाद थोड़े से हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या आ गया, आगे हमारा आ गया कि राज्य के अंदर, किसके अंदर, राज्य के अंदर, राज्य में वर्षा की मात्रा क्या, राज्य के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है ना वह घटती है। क्या है, राज्य के अंदर जो वर्षा की मात्रा है वह कहाँ से कहाँ घटती है, तो वह हो जाएगा दक्षिण पूर्व से लेकर, कहाँ से, मैं आपको एग्जाम्पल्स देखता हूँ कि दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम राज्यों के अंदर जो वर्षा है ना उसकी मात्रा घटती है। उसके बाद राज्य में वर्षा दिनों की संख्या घटती है। यानी जो राज्य के अंदर, यानी जो राजस्थान के अंदर जो वर्षा के दिनों की जो संख्या घटती है वह किस प्रकार घटती है, तो वह दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। यानी दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। फिर है राज्य में औसत वर्षा, यानी राजस्थान राज्य के अंदर जो औसत वर्षा है वह कितनी है, तो इसके अंदर जो औसत वर्षा है वह 57.5 सेंटीमीटर है। राज्य के अंदर जो औसत वर्षा है वह कितनी है, तो राज्य की जो औसत वर्षा है वह 57.5 सेमी है। फिर है राज्य में मानसून का आगमन, यानी हमारा जो राज्य राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन होता है वह कब होता है, यानी राज्य के अंदर जो मानसून का आगमन है वह कब होता है, तो वह होता है 15 जून को। कब होता है, 15 जून को। यानी राज्य के अंदर मानसून का आगमन 15 जून को होता है। कब होता है, 15 जून को। 15 जून को क्या होता है, 15 जून को राजस्थान के अंदर जो मानसून है ना उसका आगमन होता है। उसके बाद हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जो शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है वह कौन सा है, तो शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है ना वह अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का है। कब तक का है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है ना वह शीत ऋतु का है। अब हम शीत ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आप यह क्वेश्चन है कि जो शीत ऋतु है, कौन सी शीत ऋतु, तो शीत ऋतु का उपनाम क्या है? शीत ऋतु का क्या उपनाम है? शीत ऋतु का उपनाम हो जाएगा प्रत्यावर्तन समय। क्या हो गया? प्रत्यावर्तन समय। यानी शीत ऋतु का जो उपनाम क्या है? तो शीत ऋतु का जो उपनाम है वह प्रत्यावर्तन समय है। कौन सा है? प्रत्यावर्तन समय है। यानी इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो लौटता हुआ मानसून किसको कहते हैं? शीत ऋतु को कहते हैं। तो शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इस ऋतु में अधिकतम तापमान, कौन सी ऋतु के अंदर अधिकतम तापमान? शीत ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है ना वह 20 डिग्री से लेकर के क्या 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक, क्या इस ऋतु में जो अधिकतम तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम जो टेम्परेचर है ना वह 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है? 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर है शीत लहरों को स्थानीय भाषा में सिल्ली कहते हैं। क्या? जो शीत लहरें होती हैं ना, तो जो शीत लहरें हैं तो शीत लहरों को स्थानीय भाषा के अंदर सिल्ली कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्ली क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो शीत लहरें होती हैं ना, कौन सी लहरें? शीत लहरें। तो शीत लहरों को स्थानीय भाषा के अंदर सिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्ली कहा जाता है। उसके बाद है दीपावली के आसपास, क्या दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी को गुलाबी सर्दी कहते हैं। क्या? जो दीपावली आती है ना, तो दीपावली के आसपास पड़ने वाली जो हल्की सर्दी होती है ना उसको गुलाबी सर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दीपावली के आसपास पड़ने वाली जो हल्की सर्दी होती है, क्या दीपावली के आसपास पड़ने वाली जो हल्की सर्दी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको गुलाबी सर्दी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको गुलाबी सर्दी कहते हैं। उसके बाद है जब तापमान, क्या जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा चला जाता है, क्या नहीं, जो जब टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसको पाला पड़ना कहते हैं। फिर आगे है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। और भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर है। क्या भारत का जो सबसे ठंडा महीना है वह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ठंडा महीना है वह दिसंबर है। कौन सा है? दिसंबर है। फिर है राजस्थान का जो सबसे ठंडा महीना है वह कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे ठंडा महीना है वह जनवरी है। भारत का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर है। लेकिन जो राजस्थान का जो सबसे ठंडा महीना है ना वह हमारा जनवरी है। ये है लौटते हुए मानसून से, किससे? लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। यानी लौटते हुए मानसून से, क्या लौटते हुए मानसून से भारत के अंदर तमिलनाडु के, कहाँ? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, क्या तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के अंदर वर्षा होती है। फिर है इस ऋतु में राजस्थान में तापमान कम होने के निम्न कारण है। यानी इस ऋतु में, क्या इस ऋतु के अंदर राजस्थान में जो तापमान है ना वह कम होने के निम्न कारण है। क्या राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। यानी राजस्थान, पंजाब और जो हरियाणा है ना वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और हिमालय में हिमपात होने के कारण, क्या हिमालय के अंदर हिमपात होने के कारण शीतलहर का प्रभाव होता है। और कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में शीतलहर का प्रभाव भी होता है, जिसके कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में कोहरा तथा पाले का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो आज हमने पढ़ा था ना तो उसको एक बार अब पुनः एकदम डिटेल से पढ़ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। अगर आप उसको लिखना चाहे तो वीडियो को बीच में पॉज कर
कर लिख सकते हैं। अब हम इस पर लंबी डिस्कस करते हैं, यानी एक की पॉइंट को हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो सब जो पहले हमने पढ़ा था वह हमने इसको ऊपर पढ़ लिया था। अब हम इसकी पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? हम जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, हमारा जो टॉपिक है ना वह है उस पर है। किस पर है? मेनली बंगाल की खाड़ी के मानसून का जो हमारा टॉपिक है। तो हमने देखा कि भारत में सर्वप्रथम जो मानसून है, क्या भारत के अंदर जो सबसे पहला जो मानसून है वह कहाँ से प्रवेश करता है? तो यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के अंदर जो सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है, क्या भारत के अंदर सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है वह कहाँ से करता है? जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भारत है हमारा, जो भारत का जो मानसून है, क्या भारत का जो मानसून है वह सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है? क्या भारत का जो मानसून है वह भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है? आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है ना वह यह हो जाएगा कि अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, क्या जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ना वहाँ से, कहाँ से? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से भारत का मानसून भारत में प्रवेश करता है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के अंदर सबसे पहले जो मानसून है वह एंट्री करता है। क्या करता है? एंट्री करता है, यानी प्रवेश करता है। फिर आगे क्या है? आगे है यह मानसून सर्वप्रथम 25 से 30 मई के मध्य प्रवेश करता है। फिर क्या है? यह मानसून, यह कौन सा मानसून जो भारत के अंदर जो सबसे पहले प्रवेश करता है? कौन सा मानसून प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वह भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ पर क्या अपने प्रवेश करता है, यानी अपने पैर जमाता है? इसका आपको आंसर देना है। इसका आप क्या आंसर दोगे? तो जो इसका आंसर है ना वह यह हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वप्रथम भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर प्रवेश करता है। भारत के अंदर सबसे पहले मानसून बंगाल की खाड़ी का कहाँ पर प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी का मानसून, इसका मानसून बंगाल की खाड़ी का जो मानसून, क्या बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत के अंदर सर्वप्रथम, क्या बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो सर्वप्रथम कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर प्रवेश करता है। तो भारत के अंदर जो सबसे पहले जो मानसून है बंगाल की खाड़ी का वह कहाँ से प्रवेश करता है? यानी भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर
सर्वप्रथम जो मानसून है क्या भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो मानसून है बंगाल की खाड़ी में वह कहाँ से प्रवेश करता है? क्या हो जाएगा? वह कहाँ से प्रवेश करता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से, कहाँ से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना वह भारत में प्रवेश करता है। क्या वह भारत में प्रवेश करता है? तो हमने यह जाना। उसके बाद है क्या मानसून सर्वप्रथम, क्या यह मानसून सर्वप्रथम, यानी यह मानसून सर्वप्रथम कब भारत के अंदर प्रवेश करता है? तो यह मानसून सर्वप्रथम 25 से लेकर 30 मई के मध्य, कब? 25 से लेकर 30 मई के मध्य भारत के अंदर प्रवेश करता है। कब करता है? 25 से लेकर 30 मई तक भारत के अंदर प्रवेश करता है। कब करता है? 25 से लेकर के 30 मई तक भारत के अंदर प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। क्या? बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। किसका? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, इसका मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून कहाँ सबसे प्रथम भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करता है? तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह भारत के अंदर सर्वप्रथम, क्या भारत के अंदर सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बाद में खा ले थोड़ी देर। क्या इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से। क्या हो गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। कहाँ से हो जाएगा? अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह से। फिर अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, क्या जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वह किस तारीख को प्रवेश करता है? किस, तो वह कब प्रवेश करता है? तो वह 25 से लेकर के 30 मई तक। कब? 25 से लेकर के 23 मई तक। कब? 25 से लेकर के 30 मई तक भारत के अंदर प्रवेश करता है। कहाँ? भारत के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद है, इसके बाद भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह मासीनराम, कहाँ? मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ होती है? मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ होती है? मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से, क्या बंगाल की खाड़ी के मानसून से भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह किस स्थान पर होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा मासीनराम और चेरापूंजी। कहाँ पर? मासीनराम और चेरापूंजी, यानी कि मासीनराम और चेरापूंजी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, कौन सी? भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आप सभी मेरे साथी क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर देना है कि भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या
भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह मौसिनराम और कहाँ? मौसिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा? तो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य होती है। कहाँ पर होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य होती है। मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य क्या होती है? तो मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हमने यह जाना, हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर क्या, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह किस स्थान पर होती है? इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है आपको? इसका आंसर देना है। तो आप सभी स्टूडेंटों को बिना रुके इसका आंसर बता देना है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मौसिनराम के अंदर, कहाँ पर? मौसिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? तो मैं आपको यहाँ पर यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि भारत के अंदर क्या, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य होती है। मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य क्या होती है? तो मौसिनराम और चेरापूंजी के मध्य भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? चेरापूंजी और मौसिनराम या फिर चेरापूंजी के मध्य जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर आगे आ जाता है कि जो भारतीय मानसून है, क्या भारतीय मानसून, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हमारा यहाँ क्या टॉपिक बन गया? तो हमारा यहाँ पर यह है कि जो भारतीय मानसून है, क्या जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? क्या भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय मानसून का जो इंजन है वह तिब्बत के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह हो जाएगा तिब्बत के पठार को। किसको? तिब्बत के पठार को। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर क्या सीखा? तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि जो हमारा जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है, कौन सा? भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? या फिर भारतीय मानसून का इंजन क्या है? जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वह बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय मानसून का इंजन क्या है? क्या बन रहा है कि जो भारतीय मानसून है इसका इंजन क्या है? तो इसका आपको बिना रुके बिना डटे इसका आपको आंसर दे देना होगा कि भारतीय मानसून का इंजन क्या? भारतीय मानसून का तिब्बत का पठार है। क्या है? भारतीय मानसून का इंजन तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। तो हमने यह जाना, हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि जो भारतीय मानसून है, क्या भारतीय मानसून को जो भारतीय मानसून का जो इंजन है, क्या भारतीय मानसून का जो इंजन है वह
तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। तो हमारे लिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारतीय जो मानसून का जो इंजन है क्या है? क्या जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानसून का जो इंजन है तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। तो सभी स्टूडेंट ये जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने क्या जाना? आपने क्या सीखा? आपने सीखा आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि भारत का क्या, भारत यानी जो मानसून है, क्या जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का इंजन किसे कहा जाता है? भारतीय मानसून का इंजन किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय मानसून है ना, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है ना वह तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट को नोट डाउन कीजिए। तो आपने क्या सीखा? हमने यह सीख लिया कि जो हमारा भारतीय जो मानसून है, जो हमारा भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है, क्या भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? क्या जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? तो इसका आप क्या आंसर देना चाहेंगे? तो इसका आपको आंसर देना होगा कि जो भारतीय मानसून है, क्या जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है, क्या भारतीय मानसून का जो इंजन है वह तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि तिब्बत का पठार है वह क्या है? क्या कुछ है तिब्बत का पठार? तो तिब्बत का जो पठार है वह क्या हो गया? तो तिब्बत का जो पठार है वह भारतीय मानसून का इंजन हो गया। क्या हो गया? भारतीय मानसून का इंजन हो गया, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट। तो जो हमारा क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा, हमने अभी अभी देखा कि जो भारत है हमारा, तो भारतीय जो मानसून है, क्या है? जो भारतीय मानसून है, तो भारतीय मानसून का जो इंजन है,
क्या भारतीय मानसून का जो इंजन है वह किसे कहा जाता है? भारतीय मानसून का इंजन क्या है? तो इसके बारे में हमको सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि भारतीय मानसून का जो इंजन है वह क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय मानसून का जो इंजन है क्या, जो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह क्या है। तो भारतीय मानसून का जो इंजन है वह तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार है वह क्या है? यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि तिब्बत का पठार क्या है। तो मैं आपको बतला देता हूँ कि जो तिब्बत का जो पठार है क्या, जो तिब्बत का जो पठार है वह भारतीय मानसून का इंजन है। क्या है? भारतीय मानसून का इंजन है। क्या है? भारतीय मानसून का इंजन है। तो भारतीय मानसून का इंजन क्या है? तो भारतीय मानसून का इंजन तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार क्या है? तिब्बत का पठार भारतीय मानसून का इंजन है। क्या है? तिब्बत का पठार क्या है? तिब्बत का पठार भारतीय मानसून का इंजन है। क्या है? भारतीय पठार क्या है? जो तिब्बत का जो है वह क्या हो गया? वह भारतीय क्या हो गया? भारतीय मानसून का जो इंजन है वह क्या है? भारतीय मानसून का जो इंजन है ना वह तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में पंजाब और हरियाणा में मिलकर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा करती है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया? यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा है? तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात बन रही है वह यह बन रही है कि जो अरब सागर है क्या, जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, क्या अरब सागर तथा जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, क्या अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है क्या है। तो हमने देखा कि अरब सागर क्या, अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है क्या, अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है क्या, अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है यह दोनों आपस में क्या, यह दोनों आपस में, यह दोनों कौन सी अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है क्या, अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये दोनों आपस में मिलकर क्या, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करती है। तो यह दोनों आपस में मिलकर हरियाणा और पंजाब ये दोनों आपस में मिलकर धर्मशाला क्या, धर्मशाला क्या, धर्मशाला। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या करती है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर ही क्या है, वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। हमने क्या जाना कि हमने यह जाना कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना वह भारत के अंदर क्या, भारत के अंदर अंडमान क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से क्या, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, कहाँ, अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से क्या, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ से क्या करती है, वहाँ से जो यह प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जान लिया कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश के अंदर क्या हो गया, भारत देश के
अंदर जो सर्वप्रथम क्या भारत देश के अंदर जो सर्वप्रथम क्या भारत देश के अंदर जो सर्वप्रथम जो मानसून है वह कहाँ से प्रवेश करता है? क्या भारत के अंदर जो सर्वप्रथम क्या भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो मानसून है वह कहाँ पर प्रवेश करता है? क्या हो गया? भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो मानसून है वह कहाँ पर प्रवेश करता है? जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है? आपको इसका आंसर देना है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो आपको यह आंसर देना है कि अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, क्या जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ पर क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ही क्या सबसे क्या हो गया सबसे पहले क्या सबसे पहले जो है ना सबसे पहले क्या सबसे पहले क्या हो गया सबसे पहले वहाँ पर जो मानसून है वह प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? मानसून प्रवेश करता है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्या इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वह हमारे लिए यहाँ पर यह साबित हो जाता है। फिर हम आगे चलें। आगे क्या है? तो आगे हमारा हो गया कि जो भारत के अंदर जो मानसून है, क्या भारत के अंदर जो मानसून है, तो भारत के अंदर जो सबसे पहला जो मानसून है वह कहाँ से क्या कब प्रवेश करता है? तो भारत के अंदर क्या भारत के अंदर जो मानसून है वह कहाँ से प्रवेश करता है? तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है? तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर क्या है? भारत देश के अंदर जो मानसून है ना, क्या जो मानसून है, मानसून 25 से लेकर 30 मई के मध्य कब 25 से लेकर 30 मई तक कब 25 से लेकर 30 मई तक प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। तो हमको यहाँ पर यह जानने को मिला, तो हमको यहाँ पर क्या जानने को मिला? तो हमको यहाँ पर यह जानने को मिला कि जो मानसून है ना, क्या जो मानसून, तो यह मानसून 25 से लेकर के कब 25 से लेकर के 30 मई तक कब 25 से लेकर के 30 मई तक मध्य में प्रवेश करता है। क्या करता है? 25 से लेकर के 30 मई तक प्रवेश करता है। तो 25 से लेकर के 30 मई तक कौन प्रवेश करता है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आपको जो आंसर है वह यह हो जाएगा कि 25 से लेकर के 30 मई तक बंगाल की खाड़ी का मानसून, कौन सा? बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है? भारत के अंदर प्रवेश करता है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने आगे जाना। उसके बाद हमने आगे क्या जाना? उसके बाद मैं आपको बतला देता हूँ कि उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या जो सर्वाधिक वर्षा है, यानी भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ पर होती है? क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह
कहाँ पर होती है, तो यह भी हमको ध्यान में रखना है। तो इसका आप अब मुझे एक ही आंसर दे दीजिए कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह मासिनराम, कहाँ पर, मासिनराम और चेरापूंजी, क्या हो गया, मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर, कहाँ, मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। क्या होती है, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मासिनराम, कहाँ पर, मासिनराम और जो चेरापूंजी है ना वहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है, मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, तो आगे हमारा यह हो गया कि जो भारतीय मानसूनी शाखा है, क्या, जो भारतीय मानसूनी शाखा है, कौन सी शाखा, जो भारतीय मानसूनी शाखा है, तो भारतीय मानसूनी शाखा का जो इंजन है, क्या भारतीय मानसूनी शाखा का जो इंजन है वह कौन सा है, इंजन क्या है, तो मैं आपको बतला देता हूँ कि जो भारतीय शाखा है ना, क्या, जो भारतीय मानसूनी शाखा है उसका जो इंजन है, क्या, भारतीय मानसूनी शाखा का जो इंजन है वह है, क्या है, तो वह हो जाएगा भारतीय मानसूनी शाखा का जो इंजन है ना, क्या, भारतीय मानसूनी शाखा का जो इंजन, वह इंजन तिब्बत का पठार है। कौन सा है, तिब्बत का पठार, यानी भारतीय मानसून का इंजन, क्या, भारतीय मानसून का इंजन है वह तिब्बत का पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार है। क्या है, तो वह है तिब्बत का पठार। हमको इस बात का भी अच्छी तरह भली भांति तरीके से ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, तो आगे हमारा यह हो गया कि अरब सागर शाखा, क्या, अरब सागर शाखा, कौन सी शाखा, अरब सागर शाखा, यानी हमारी अरब सागर शाखा और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, कौन सी शाखा, अरब सागर शाखा, और इसी के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, तो वे दोनों आपस में, क्या, तो वे दोनों आपस में क्या होगी, तो वे दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएगी, तो वे दोनों आपस के ही अंदर पंजाब और हरियाणा, कहाँ, पंजाब और हरियाणा, क्या हो गया, पंजाब और हरियाणा में मिलकर, क्या, पंजाब और हरियाणा के अंदर मिलकर, क्या है, पंजाब और हरियाणा के अंदर मिलकर धर्मशाला, क्या, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा करती है, क्या, जो हिमाचल प्रदेश में अंदर भारी वर्षा करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि बंगाल की खाड़ी शाखा, क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम, क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में, कहाँ पर, झालावाड़ जिले के अंदर प्रवेश करती है, क्या, प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है,
क्या जो बंगाल की जो खाड़ी शाखा है तो वह सर्वप्रथम क्या सर्वप्रथम झालावाड़ में कहाँ सर्वप्रथम झालावाड़ में प्रवेश करती है। क्या हो गया सर्वप्रथम झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है। फिर आगे हम चलते हैं। आगे क्या हो गया आगे है कि सबसे महत्वपूर्ण बात नोट राज्य के अंदर क्या राज्य में कहाँ पर राज्य में वर्षा क्या राज्य में जो वर्षा की मात्रा है वह कहाँ पर बढ़ती है। क्या राज्य के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है वह कहाँ पर बढ़ती है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है वह कहाँ पर बढ़ती है। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्वी तक कहाँ क्या हो गया उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक कहाँ हो गया उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व तक कहाँ हो गया क्या हो गया उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व तक राज्य में जो वर्षा की मात्रा है ना वह बढ़ती है। क्या बढ़ती है राज्य के अंदर वर्षा की जो मात्रा है वह बढ़ती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है राज्य में वर्षा दिनों की संख्या बढ़ती है। क्या राज्य के अंदर क्या राज्य के अंदर जो वर्षा दिनों की क्या राज्य के अंदर जो वर्षा दिनों की किसकी वर्षा दिनों की जो संख्या बढ़ती है। क्या वर्षा दिनों की जो संख्या बढ़ती है क्या हो जाएगा वर्षा दिनों की जो संख्या बढ़ती है ना वह कहाँ है तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा की जो संख्या बढ़ती है ना वह हो जाएगा क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व की ओर कहाँ हो जाएगा उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिणी पूर्व की ओर कहाँ हो गया उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर। तो हमने यहाँ पर भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है ना वह हासिल की है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है राज्य में क्या राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। क्या राज्य के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है वह कहाँ पर घटती है तो इसका भी तो पता होना चाहिए। तो ये भी मैं आपका डाउट है ना वह क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है क्या राजस्थान के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है ना वह दक्षिण पूर्व से लेकर के कहाँ से लेकर के दक्षिणी पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर जो वर्षा की जो मात्रा है ना वह घटती है। क्या है वह घटती है। फिर है राज्य में वर्षा दिनों की जो संख्या है वह कब बढ़ती है। तो इसका जो आप आंसर वह क्या दोगे तो इसका आपको आंसर देना है उत्तर पश्चिम से कहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो राज्य के अंदर जो वर्षा दिनों की जो संख्या है ना वह बढ़ती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है। क्या राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है वह कितनी होती है। आपको बताना है कि जो हमारा राजस्थान है क्या राजस्थान
तो राजस्थान की जो औसत वर्षा है, क्या राजस्थान की जो औसत वर्षा वह कितनी है, इसका आपको क्लियर आंसर देना है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो आपको आंसर देना है जो हमारा राजस्थान है, क्या राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर कहाँ, राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है, क्या जो औसत वर्षा है, तो यानी जो राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है वह 57.5% है। कितनी है? 57.5% है। तो आप मुझको बताइए कि राजस्थान के अंदर कहाँ पर, राजस्थान के अंदर कहाँ, राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है, क्या राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है वह कितनी है? क्या राजस्थान के अंदर औसत वर्षा है तो वह कितनी है? तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है, क्या राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है तो वह कितनी है? तो वह है 57.5%। कितनी? 57.5। तो राजस्थान के अंदर औसत वर्षा कितनी होगी? तो राजस्थान के अंदर औसत वर्षा होगी 57.5%। कितनी होगी? 57.5। अब आपसे पूछ लें कि राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा है वह कितनी है, आपको इसका आंसर देना है। तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना होगा कि जो राजस्थान की जो औसत वर्षा है, क्या राजस्थान की जो औसत वर्षा है वह 57.5% है। कितनी है? 57.5, यानी 57.5 राजस्थान की औसत वर्षा है। इसके बाद हम आगे की ओर अपना रुख करते हैं, आगे की ओर चलते हैं कि हमारे लिए आगे क्या कुछ है, तो उसके बारे में भी तो हमको जानना होगा। तो आगे क्या है? आगे हो गया कि राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन है, क्या राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन है वह कब से होता है? यानी राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन है, क्या राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन है वह कब से होता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका जो आंसर होगा ना वह यह होगा कि राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर जो मानसून का आगमन है, किसका आगमन? मानसून का आगमन। तो राजस्थान के अंदर जो मानसून का जो आगमन है ना वह 15 जून से है। कब से है? 15 जून से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम शीत ऋतु पर चर्चा करते हैं कि जो शीत ऋतु है वह क्या कुछ है। तो जो शीत ऋतु है ना वह अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होती है। तो अब आप मुझे बतलाइए कि जो शीत ऋतु है, क्या शीत ऋतु, तो शीत ऋतु का टाइम पीरियड कितना है? क्या शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है वह कितना है? तो इसका आंसर होगा कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। कब? अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जो
टाइम है क्या, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जो टाइम है ना वह शीत ऋतु का टाइम है। इसका टाइम है शीत ऋतु का टाइम है। तो शीत ऋतु का टाइम क्या हो गया, तो शीत ऋतु का जो टाइम है ना वह अक्टूबर से लेकर के क्या, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक हो गया। कब हो गया, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक हो गया। यानी अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय है वह शीत ऋतु का समय है। किसका समय है, शीत ऋतु का समय है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो शीत ऋतु है, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का जो उपनाम है ना वह क्या है, शीत ऋतु का उपनाम क्या है, तो शीत ऋतु का जो उपनाम है ना वह प्रत्यावर्तन समय है। क्या है, प्रत्यावर्तन समय। तो शीत ऋतु का उपनाम क्या हो गया, तो शीत ऋतु का जो उपनाम है ना वह प्रत्यावर्तन समय हो गया। क्या हो गया, प्रत्यावर्तन समय हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाद में इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो अब आपसे पूछ ले कि लौटता हुआ मानसून, क्या लौटता हुआ मानसून किसे कहा जाता है, तो इसका आपको आंसर देना है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो लौटता हुआ जो मानसून है, क्या, जो लौटता हुआ जो मानसून है ना वह है शीत ऋतु का मानसून कहलाता है। कौन सा कहलाता है, शीत ऋतु का मानसून कहलाता है। यानी शीत ऋतु का जो मानसून है ना वह लौटता हुआ मानसून कहलाता है। शीत ऋतु का जो मानसून है वह लौटता हुआ मानसून कहलाता है। उसके बाद आगे है, इस ऋतु में अधिकतम तापमान, क्या, इस ऋतु के अंदर जो अधिकतम तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक। क्या, इस ऋतु के अंदर जो तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक तथा न्यूनतम तापमान, क्या, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, तो इसका जो अधिकतम तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, क्या, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम तापमान है वह, जो न्यूनतम तापमान है वह 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि शीत लहरों को स्थानीय भाषा में सिल्ली कहते हैं। यानी जो शीत लहर होती है ना, कौन सी लहर, शीत लहर। तो जो शीत लहरें होती हैं ना उनको स्थानीय भाषा के अंदर, क्या, स्थानीय भाषा के अंदर सिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्ली कहा जाता है। तो अब आपसे पूछ ले सिल्ली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शीत लहरों को स्थानीय भाषा के अंदर, किसको, शीत लहरों को स्थानीय भाषा के अंदर सिल्ली नाम से जाना जाता है। फिर है दीपावली के आसपास पड़ने वाली, क्या, दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी को गुलाबी सर्दी कहते हैं। क्या, दीपावली के आसपास पड़ने वाली सर्दी को हल्की सर्दी होती है ना उसको गुलाबी सर्दी कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसको पाला पड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर है ना वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि पाला पड़ना किसे कहते हैं, तो पाला पड़ना हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो उसको पाला पड़ना कहते हैं। और इसी के साथ साथ शीत लहरों को स्थानीय भाषा में सिल्ली नाम से जाना जाता है। और
दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी को गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री जो सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। और भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर है। भारत का सबसे ठंडा महीना या फिर भारत का सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, तो वह दिसंबर है। फिर है राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी है। और लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के अंदर वर्षा होती है। फिर है इस ऋतु में राजस्थान में तापमान कम होने के निम्न कारण हैं। राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। हिमालय में हिमपात होने के कारण शीतलहर का प्रभाव होता है। और कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में शीतलहर का प्रभाव भी होता है, जिसके कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में कोहरा एवं पाले का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो आज की हमारी क्लास है वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।